हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान की 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए खासतौर से भारतीय संविधान की बेटा हम लोग बात कर रहे थे। तो देखिए भारतीय संविधान, तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में बेटा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो यह अनुच्छेद विश्व का सबसे बड़ा यह संविधान, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और सबसे छोटे संविधान की अगर हम बात करें तो बच्चों, विश्व का सबसे छोटा जो संविधान है वो अमेरिका का है, क्योंकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है और अमेरिका के संविधान में ओनली 7 अनुच्छेद है, 7 आर्टिकल है बेटा। कितने आर्टिकल है? 7 आर्टिकल है। तो स्टूडेंट्स, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई, अर्थात इसको बनाना कब प्रारंभ किया था और बनकर कब पूरा हुआ, कब यह लागू हुआ था, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो हमारे काम आएंगे, कौन कौन से भाग हैं जिनमें हमारे कार्यों का वर्णन किया गया है बेटा। ठीक है ना। तो संविधान, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है बेटा, संविधान एक प्रपत्र है, एक प्रलेख है, एक दस्तावेज है जो कानूनों का संग्रह होता है। ये संविधान है, एक दस्तावेज है जो क्या होता है बेटा? कानूनों का एक संग्रह होता है, जिसमें कानून की बातों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान के जनक के बारे में पढ़ा था कि भारतीय संविधान का निर्माता कौन था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है बेटा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना। तो आप सभी को ये बातें ध्यान रखनी है। जैसे भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो बेटा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी अध्यक्ष, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कौन था बेटा अस्थायी अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष जो था बेटा वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे बेटा। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी होगी। तो पहली जो विशेषता पढ़ी थी हमने वो थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कि सारी भारतीय संविधान की जो शक्ति है वो भारतीय जनता में निहित होगी, अर्थात भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है बेटा। दूसरा था प्रस्तावना। तो प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, और उसी प्रस्तावना में संविधान का संपूर्ण सार दिया गया है। और मैंने कल आपको बताई भी थी प्रस्तावना के बारे में। जो मुख्य बातें थी कि प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य जैसे शब्द जोड़े गए हैं। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तीसरा जो पॉइंट था वो था विश्व का सबसे बड़ा व विशाल संविधान। कौन सा पॉइंट था बेटा? विश्व का सबसे बड़ा व विशाल संविधान। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह जो संविधान हम बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और साथ ही साथ इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं बेटा। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अब जैसे कि अमेरिका के संविधान की हमने बात की थी कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। कनाडा के संविधान में 141 अनुच्छेद, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 158 अनुच्छेद। तो ये अनुच्छेद बहुत कम है भारतीय संविधान की तुलना में, और भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा अनुच्छेद पाए जाते हैं। समझ रहे हो बेटा? इसलिए भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विशाल
विस्तृत व्यापक संविधान भी कहा जाता है। किसको? भारतीय संविधान। चौथा जो पॉइंट था वो था संसदीय शासन व्यवस्था। देखिए बेटा, कई जगह होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और कई जगह होती है संसदात्मक शासन व्यवस्था। तो अध्यक्षात्मक जहां शासन व्यवस्था होती है वहां पर सिर्फ राष्ट्र का अध्यक्ष होता है बेटा। किसका अध्यक्ष? देश का अध्यक्ष। और सारी शक्ति इसी के हाथों में निहित होती है। और राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है बेटा। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जैसे अमेरिका में, अमेरिका को कई बार यूएसए भी लिख देते हैं बेटा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका। ये ध्यान रखना आप लोग कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो पाई जाती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था उन देशों में पाई जाती है जहां राष्ट्र और शासन का अध्यक्ष एक ही होता हो और वहां पर सिर्फ राष्ट्र का अध्यक्ष होता है जिसे हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। और जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है, महामहिम होता है, बहुत सारी शक्तियां होती है राष्ट्रपति के हाथों में। परंतु जो नाम मात्र की जो शक्तियां होती है ना वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है। नाम मात्र की शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में होती है। और बेटा वास्तविक जो शक्तियां होती है, तो वास्तविक शक्तियां किसके हाथों में होती है? प्रधानमंत्री के हाथों में। किसके हाथों में होती है बेटा? प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। तो ध्यान देना कि भारतीय जो संविधान है उसमें संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष और शासन का अध्यक्ष। तो भारतीय संविधान में राष्ट्र का अध्यक्ष और शासन का अध्यक्ष दोनों पाए जाते हैं। समझ रहे हैं बेटा कि भारतीय संविधान में राष्ट्र का भी अध्यक्ष पाया जाता है और भारतीय संविधान में शासन का भी। राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है बेटा? राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। और शासन का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां होती है और प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती है। ठीक है ना? तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस प्रणाली में जो कार्यपालिका है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। ठीक है ना? समझ में आ जाएगा बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स वो भेज चुके हैं, दोबारा से भेज देंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशंस की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। जो नेक्स्ट जो पॉइंट था मौलिक अधिकार व कर्तव्य, 5वां पॉइंट था, दोबारा से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, वरना कल हम 6 पॉइंट पढ़ चुके थे। 5वां पॉइंट है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। तो देखिए बेटा, मौलिक जो अधिकार है ये भाग 3 में वर्णित है। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। भागों को भी बताऊंगा कि मैं आपको किन किन भागों में किन किन अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं, तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है भाग 3 में किया गया है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि भारतीय संविधान में जो भाग है उनकी संख्या बेटा कितनी है? 22 है। कितनी है बेटा? 22। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, जो कहां से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। आगे देखिए बेटा कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान को बनाया जा रहा था, अर्थात मूल संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो थी 7। ध्यान देना कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो कितनी थी बेटा? 7 थी। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी रह गई? 6 रह गई। कितनी रह गई? 6 रह गई। अब ये 6 जो मौलिक अधिकार है ये कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। ध्यान देना, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता की जो बातें हैं कि भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति ने स्वतंत्रता की ओर रुख किया है, और स्वतंत्र व्यक्ति के लिए कौन कौन सी स्वतंत्रता की बातें हैं जो भारतीय संविधान में निहित है और वर्णित है। तीसरा
अनुच्छेद 23 और 24, 23 एंड 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29, 30 शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, 5वां मूल अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मूल कर्तव्यों की बात करें तो मूल कर्तव्य भाग 4 के में वर्णित है। किसमें वर्णित है बेटा? भाग 4 के में वर्णित है। और मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल संविधान में कितनी थी? 10। ये सभी चीजें आपको नोट करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी स्टूडेंट्स? 10 थी। और वर्तमान में कितनी है? 11 है बेटा। ठीक है, कहाँ से लिए गए थे? रूस से लिए गए थे। अब आते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? जिस तरह से मौलिक अधिकार कि वे अधिकार जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, ऐसे ही आता है नीति निर्देशक तत्व। तो हमारे संविधान के भाग 4 में देखिए, भाग 3 में मौलिक अधिकार हो गया और भाग 4 में आएगा नीति निर्देशक तत्व। ये ध्यान रखना है आपको कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व वे विचार है जो भविष्य में बनने वाली सरकार के समक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। ठीक है ना? मौलिक अधिकारों को अदालत में ले जाया जा सकता है, न्यायालय में पेश किया जा सकता है, वाद योग है, परंतु नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ कोई व्यक्ति से जबरदस्ती नहीं है कि आप राष्ट्र की रक्षा करें नहीं करें, यह आपका परम कर्तव्य है बेटा। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वे विचार है जो भावी सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं बेटा। ठीक है ना? ये नीति निर्देशक तत्वों में आ जाएगा। आगे जो नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा छठा, वो आएगा बेटा 7वां जो पॉइंट आएगा वो आएगा समाजवादी राज्य। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं समाजवादी राज्य की। संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं और जो 7वीं जो विशेषता है वो है समाजवादी राज्य। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी बेटा अपनी अपनी किताब उठा लीजिए और किताब में जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आपको पीछे का जो पन्ना है, आपका लास्ट का जो पेज है वो खोलना है। और उस पेज में कहा गया है कि समाजवादी राज्य के बारे में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ध्यान देना बेटा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो समाजवादी राज्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन, ये ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1976। मैंने आपको बताया था कि अब तक जो संशोधन हो चुके हैं वो 101 है जो पारित हो चुके हैं और प्रक्रिया में है, और भी संशोधन जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा किए जा रहे हैं। तो समाजवादी राज्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। किस में जोड़े गए हैं बेटा? प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो समाजवादी का कि समाज में रहने वाला जो व्यक्ति है समाज की बातों को, ठीक है ना, सरकार के प्रशासन के अधीन रखकर समाज की गतिविधियों को आगे बढ़ाता है, यही समाजवादी राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा बेटा वयस्क मताधिकार। देखिए 8वां पॉइंट, ये सभी बातें आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। और मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि ये सभी चीजें आपके बेटा भविष्य में काम आएंगी, ये सारी चीजें आप लोगों के भविष्य में काम आएंगी। वयस्क मताधिकार की बात करें तो वर्तमान में हमारे देश के संविधान में, ध्यान देना, वयस्क मताधिकार, वयस्क का मतलब होता है कि लड़का लड़की जवान हो चुके हैं।
युवक। तो वयस्क का अर्थ हो रहा है मत अधिकार, यानी अपने वोट का अधिकार उनको मिल चुका है। तो बेटा इसमें कहा गया है कि वर्तमान में भारतीय या हमारे देश के संविधान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त, ध्यान देना, 18 वर्ष की आयु प्राप्त, वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है? प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है, अर्थात वोट डालना। मतदान का अर्थ होगा बेटा वोट डालना। तो अगर आपकी आयु 18 वर्ष कंप्लीट हो गई है तो आप क्या कर सकते हो? वोट डाल सकते हो। तो समान रूप से 18 वर्ष की आयु जो व्यक्ति, जो नागरिक, भारतीय नागरिक है, महिला हो या पुरुष, तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह व्यक्ति मत देने का अधिकार समान रूप से रखता है बेटा। जैसे और लोग वोट देते हैं वैसे ही वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। क्लियर? पहले जो ये आयु थी 18 वर्ष, आपको पता चल गई कि वर्तमान में 18 वर्ष है। 18 वर्ष वाला व्यक्ति क्या दे सकता है? चुनाव दे सकता है, वोट कर सकता है। परंतु यह जो आयु पहले थी ये थी 21 वर्ष। कितनी थी? 21 वर्ष। परंतु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना, उस 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी। ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में वयस्क मताधिकार का मतलब होता है बेटा कि भारतीय संविधान में या हमारे देश में 18 वर्ष की आयु जो व्यक्ति प्राप्त कर चुका है, 18 वर्ष का जो बालक बालिका हो चुका है, वो मतदान देने का अधिकार रखता है, अर्थात वोट डाल सकता है। समझ रहे हैं? क्या कर सकता है? वोट डाल सकता है 18 वर्ष का व्यक्ति। पहले ये आयु 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको घटाकर कितना कर दिया गया है? इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ये ध्यान रह जाएगा। नवा पॉइंट देखिए, नवा पॉइंट है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द यह है कि अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी मानना, अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्म को भी मानना। तो धर्म के क्षेत्र में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ध्यान रखना, धर्म के क्षेत्र में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक मामलों में राज्य तटस्थ दृष्टिकोण अपनाता है। धर्म के आधार पर राज्य किसी भी आदमी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है बेटा। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। और धर्म चुनने के मामले में राज्य आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। पंथ निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक न धर्म विरोधी, बल्कि धार्मिक मामलों में सदा तटस्थ रहता है। मान लीजिए कि आप हिंदू धर्म में हो सभी, कुछ बच्चे मुस्लिम धर्म में भी हैं, तो आप अगर चाहो तो अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हो। आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई मना नहीं करेगा। समझ रहे हो बेटा? ये जल्दी से आप नोट कीजिए इसको, कि धर्म के मामले में आपको किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो जो बात कर रहे थे समाजवादी राज्य की, ठीक है बेटा, 42वें संविधान, यह पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, ध्यान देना, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। याद रह जाएगा बेटा ये भी? शाबाश। देखिए आगे
नोट कर लेना आप लोग। आगे देखिए बेटा, 15वें पेज के बाद जो आता है वो एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। ठीक है बेटा, कि जो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा उसमें क्या कहा गया है कि एकात्मक व संघात्मक तत्वों का। देखिए, भारत एक कैसा राज्य है? भारत एक संघात्मक राज्य है, परंतु भारतीय संविधान में जो लक्षण पाए जाते हैं वो एकात्मक पाए जाते हैं। भारत एक संघात्मक राज्य है, लेकिन संविधान के अनेक प्रावधान केंद्र को राज्यों की अपेक्षा शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे केंद्र और राज्यों के मामले में राज्य को उच्च स्थान देना। जो सूचियां हैं केंद्र सरकार की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनमें केंद्र को प्रमुखता देना। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होना? केंद्र के पास होना। ठीक है ना? तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास। आपातकाल में केंद्र सरकार के पास ही निर्णय लेने की शक्ति होती है। आपातकाल का भी पढ़ेंगे। इमरजेंसी जब लगाई जाती है देश में तो किन किन अनुच्छेदों के माध्यम से लगाई जाती है, किस भाग में यह वर्णित है। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं। जो सूचियां हैं सरकार की, उनमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में संघ को अधिक मान्यता दी गई है, केंद्र को अधिक मान्यता दी गई है। आपातकाल में भी जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास अधिक पाई गई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बेटा स्वतंत्र न्यायपालिका। कौन सा आता है? स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, जो आपको बताए गए थे सरकार, ठीक है बेटा, और सरकार के अंग होते हैं 3, 1, 2 और ये 3। पहली जो व्यवस्था होती है वो होती है व्यवस्थापिका, दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। देखना स्टूडेंट, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहली व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग होते हैं। और न्यायपालिका कैसी मानी गई है? यहाँ न्यायपालिका मानी गई है बेटा स्वतंत्र। कैसी मानी गई है? स्वतंत्र न्यायपालिका मानी गई है। ठीक है ना? अब देखिए, व्यवस्थापिका की अगर हम बात करें तो व्यवस्थापिका को विधायिका के नाम से भी जाना जाता है, जिसे भारत में हम संसद कहते हैं। इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। संसद का उल्लेख किया जाता है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का उल्लेख किया जाता है और न्यायपालिका में अदालतों का। तो कहा गया था कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है ना? कि जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। परंतु जो न्यायपालिका होती है वो बेटा स्वतंत्र होती है। तो भारत के संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारत के संविधान में न्यायपालिका को क्या प्रदान की गई है? स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पद मुक्ति में कार्यपालिका के नियंत्रण का अभाव, न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति तथा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेख जारी करने का अधिकार आदि व्यवस्थाएं न्यायिक स्वतंत्रता की पुष्टि करती है। और न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, पक्षपात नहीं करती,
ना ही अमीर और गरीब का भाव रखती है और ना ही ऊंचे और निम्न का भाव रखती है। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से क्या कार्य करती है। अदालत में आप जाइए, सबको न्याय बराबर से मिलेगा। ये भी एक बार नोट कर लीजिए इस सारणी को आप बेटा। नोट कर लीजिएगा आप लोग इस सारणी को कि जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र होती है, किसी के दबाव में रहकर कार्य नहीं करती। ठीक है। कानून भी सभी के लिए समान होता है। कानून कैसा होता है बेटा? समान होता है। उतार लिया आप लोगों ने। अगला है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण भारतीय संविधान। तो ये जो भारतीय संविधान है इसमें कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण पाया जाता है। देखिए बेटा, भारतीय संविधान में कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण पाया जाता है। भारतीय संविधान में कठोरता लचीलेपन का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है ना। कि भारतीय संविधान में जो कानून है वो कानून कभी तो इतना कठोर हो जाता है कि बेटा वो दया और रहम नहीं करता, और कभी भारतीय संविधान लचीला भी हो जाता है। तो भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। ध्यान रखना बच्चों कि भारतीय संविधान कैसा है? कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। संवैधानिक संशोधन में अनुच्छेद 368 के तहत, संवैधानिक संशोधन में अनुच्छेद 368 के तहत, ध्यान देना बच्चों, अनुच्छेद 368 के तहत जो 3 विधियां दी गई हैं उनमें एक विधि लचीली है तथा 2 विधि कठोर है। कि संविधान में संशोधन 368 के तहत 3 विधियां दी गई है, एक विधि लचीली है और 2 विधि कैसी है बेटा? कठोर है। इस प्रकार संविधान के कुछ भागों में संशोधन में जहां संसद साधारण बहुमत से पारित हो सकती है, तो वहां अधिकांश भागों में संशोधन के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत की भी आवश्यकता होती है। अर्थात जो संसद में जो कार्य करने की जो प्रथा है वो बेटा कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण पाया जाता है। याद रह जाएगा आप लोगों को। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, कि भारतीय संविधान में कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण पाया जाता है। देखिए बेटा, किसमें पाया जाता है? कानून में पाया जाता है। अनुच्छेद 367 के तहत 3 विधियां पाई जाती है, एक विधि लचीली है और 2 विधि कठोर है। अब भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों की अगर हम बात करें, आगे वैसे पढ़ भी लेंगे हम आपातकालीन उपबंध। तो बेटा भारतीय संविधान में इमरजेंसी भी लगाई जाती है देश में। ठीक है ना। अनुच्छेद 352 संपूर्ण देश में। कहां पर स्टूडेंट? संपूर्ण देश में। कि युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति पर, युद्ध व बाह्य आक्रमण की स्थिति जब देखने को होती है, अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 360 जब वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है, संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है, वित्तीय, ठीक है बेटा, आपातकाल लगाया जाता है, वित्तीय आपात लगाया जाता है। अब आपको ध्यान से सुनना है कि कुछ अन्य विशेषताएं भी होती हैं जिनमें जैसे आपातकालीन उपबंधों का वर्णन किया है कि भारतीय संविधान के भाग 18 में भारत देश में कुछ जब इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है तो केंद्र सरकार के द्वारा इमरजेंसी या आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 की संपूर्ण देश में जब बाहरी आक्रमण, युद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह के जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा संपूर्ण देश में क्या लगाया जाता है बेटा? राष्ट्रपति के द्वारा संपूर्ण देश में क्या कर सकते हैं हम? आपातकाल लगा सकते हैं, आपातकाल की घोषणा लगा सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 356 कि राज्यों में जब राज्यपाल विफल हो जाए
तो भी राज्यों में क्या मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों की शक्तियां ना रहे, अर्थात संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो भी हम अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा बिहार और जम्मू कश्मीर में यह शासन लगा है। अनुच्छेद 360 जो कि अब तक देश में एक बार भी नहीं लगा है, कि ऐसा संकट नहीं आया है कि देश में धन की कमी आई हो, वित्तीय संकट, धन की कमी आई हो। ठीक है बेटा, तो ये अन्य शक्तियां हैं। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन, संसदीय प्रभुसत्ता का समन्वय किया गया है। इसमें आपात की स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था भी की गई है। विश्व शांति का समर्थक है। इसमें अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कारणों की भी व्यवस्था की गई है। ये भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जिनको हमने यहाँ पढ़ा है। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है बेटा, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द जैसे शब्द जोड़े गए हैं। अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे कुछ इसके भाग है। प्रस्तावना का सार है, जिसे प्रस्तावना की आत्मा भी कहा जाता है। सॉरी, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना को। और ये सभी चीज़ें जो वीडियो में आपको बताई गई हैं, इनको आप ध्यान से देखें और समझें। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। भारतीय संविधान को बताया गया है, भारतीय संविधान क्यों बना, ठीक है, भारतीय संविधान किसकी इच्छा के अनुरूप है, ये सभी चीज़ें आपको याद करनी है बेटा। और याद करने के साथ साथ अपने रजिस्टर में नोट भी करनी है। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें और भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, मूल अधिकारों का उल्लेख करेंगे, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करेंगे, मूल कर्तव्यों को अच्छे से पढ़ेंगे, संघात्मक एकात्मक तत्वों का अद्भुत सहयोग है, इनको पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ बेटा आज की वीडियो यही समाप्त होती है। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखें, ध्यान से समझें और नोट्स पे अपने गौर करें। सारे बच्चे एनसीईआरटी की बुक खरीद लें, 11th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे।